शैलेंद्र भाई, क्या आपको लग रहा है कि जो सब घटनाक्रम हो रहा है और हिंदू मुसलमान से जो निकल रहा है, वो तमाम लोग उसमें अपना हाथ होना चाह रहे हैं। कोई मुसलमान की तरफ खड़ा होना चाहते हैं, कोई हिंदू की तरफ खड़ा होना चाहते हैं। राहुल गांधी किधर भी खड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा, वो सामाजिक न्याय की बार-बार बात कर रहे हैं और सबके साथ न्याय की बात कर रहे हैं। वो नोटबंदी की बात कर रहे थे, वो जीएसटी की बात कर रहे थे, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, वो बात सिर्फ कर रहे बात कर हैं। रहे हैं सर, सिर्फ बात कर रहे हैं। उस जी हाँ, बात से बात नहीं बनेगी, सिर्फ बात कर रहे बिल्कुल। हैं। बिल्कुल। तो जो बात कर रहे हैं और बात से बात नहीं बनेगी, जो कह रहे हैं सूरज भाई, लेकिन जब बात से बात नहीं बनेगी, फिर भी इतना क्यों डरे हुए हैं राहुल गांधी से लोग कि हर बात पे राहुल गांधी को निशाना बनाते हैं। राहुल गांधी हिंदू मुसलमान में नहीं फंस रहे हैं, अब तो वो बात कर रहे हैं, कहीं और बात कर रहे हैं। वो हर समय देश के जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर चर्चा करने लगते हैं। तो आप ये जो सूरज भाई कह रहे हैं कि केवल बात कर रहे हैं, तब तो इतना भय है। अगर वो बात जमीन पे उतरने लगेगी, तब क्या होगा? देखिए, देश के अंदर माहौल बहुत खराब था। नोआखाली में दंगे हो रहे थे और गांधी वहां पैदल चल रहे थे। तो इतिहास जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, उससे आप नैरेटिव के नाम पर मुंह चुरा के नहीं निकल सकते हैं। आज इस देश के अंदर मुसलमान उत्पीड़ित है और उस पर चारों तरफ से हमला बोला जा रहा है। ऐसे में आपको ये बोलना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी का जो तकाजा है, वो तकाजा ये है कि तमाम उत्पीड़ित मनुष्यता के पक्ष में सबसे पहले खड़े होने की जो है, तो आप डरिएगा। और बीजेपी के हिंदुत्व का मुकाबला जो है सॉफ्ट नहीं। तो एक बात तो हम बिल्कुल ये साफ कह देना चाहते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व से आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आपको पोजीशन लेना पड़ेगा, और वो पोजीशन चाहे जो नैरेटिव में जहां तक फंसने का सवाल है, तो उनके नैरेटिव में तब आप फंसते हैं जब आप इस सूझ को छोड़ देते हैं। इस मामले में राहुल गांधी शुक्राने के लायक है कि उन्होंने कोर इशू को नहीं छोड़ा है। आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, वो कारपोरेट लूट के खिलाफ बोल रहे हैं। अडानी के खिलाफ बोलने के मामले में हिंदुस्तान के अंदर जैसे दो चार वाहिद आवाजें हैं, उसमें राहुल गांधी की आवाज है, प्रमुख आवाज है। और जो तथाकथित सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, अब तथाकथित हम उनको नहीं कहना चाहेंगे, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई में उनका बड़ा योगदान रहा है और उस योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे वो अडानी का नाम आता है, तो वहां जैसे एटीट्यूड है वो सब दिखाई पड़ता है। तो कुछ मामले में राहुल गांधी बेशक जैसे बहुत अनकम्प्रोमाइजिंग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जनता को मोबिलाइज करके सड़क पे उतारने का जो जिम्मा है, इस जिम्मेवारी को जब तक आप पूरा नहीं कीजिएगा, मतलब कि आप मांग कर रहे हैं, आप जैसे बहुत सारे जैसे इस देश के अंदर जैसे जातीय ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम तरह के लोग हैं, जैसे सूरज जी ही खुद हैं। ऐसे तमाम लोगों के अम्ब्रेला को लेके आप जैसे कोई स्टार्ट करने वाला पे निकलना पॉलिटिक्स का जैसे एक बड़ा मसला है। तो राहुल गांधी जो निकले थे उस समय सड़क पे बहुत सन्नाटा पसरा हुआ था, और इसका श्रेय उनको जाता है कि वो अपनी भारत यात्रा के जरिए उन्होंने इस सन्नाटे को तोड़ा। लेकिन सन्नाटे को सिर्फ जैसे शब्दों से नहीं, बल्कि जैसे पीपुल्स एक्शन से भी तोड़ा जाना चाहिए। और जब तक आप जैसे लाठी खाने के लिए, सड़क को आबाद करने के लिए नहीं निकलेंगे, तब तक ये दिक्कत बनी रहेगी। तो ये तो मसला है ही इस देश के अंदर, और इस मसले को जैसे हल करना पड़ेगा हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को। पहले हम लोगों को याद है, हम लोग जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से एक माइक उठाते थे, और कुछ नहीं बनता था तो हमारे यहाँ जो चौक था उस पर चले जाते थे, और कुछ नहीं बनता था तो शाम को एक मसाल जुलूस निकाल लेते थे। मतलब जैसे हुड़दंगियों के जुलूस के अलावा जैसे पीपुल्स डिमांड को जुलूस देखे हुए जैसे अरसा हो गया, आंख तरस गई कि कोई जुलूस निकलता, कोई प्रदर्शन निकलता। अच्छा, हिंदुस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल रेसिस्टेंस हुए हैं, वो एस्टेब्लिश पॉलिटिकल फोर्सेज के फ्रेम के बाहर हुए हैं। ये यूनिवर्सिटियों ने जैसे हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी की आवाज को आबाद रखा, चाहे वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू का मसला हो, चाहे बनारस की लड़कियां हो। तो उन्होंने जैसे जब सन्नाटा और चुप्पी का दौर था, तो बड़े पैमाने पे चुप्पी को था। लेकिन ये काम तो पॉलिटिकल पार्टी को करना पड़ेगा ना, और पॉलिटिकल पार्टी ये काम नहीं करेगी तो फाइनल विक्ट्री के लिए जैसे नहीं सोच सकते हैं। राहुल गांधी से वो डरे हुए हैं इसीलिए कि
ये लोग जैसे अपने पाखंडी नैतिकता के तहखाने में बैठ के सिवाय षड्यंत्रों के और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कम से कम राहुल गांधी अपने शब्दों के प्रति ईमानदार दिखते हैं और उनकी ये ईमानदारी जो है उनकी नैतिक आभा को बढ़ा देता है। और हर अनैतिक आदमी जो है सो नैतिकता के इस आभा से बहुत ही डरता है और इसीलिए गांधी की आभा से ब्रिटिश साम्राज्य भी डरा करता था। और गांधी की तरह साफ साफ बोलने का साहस तो आपको पाना ही पड़ेगा। अभी इस दौर में जब देश की एक बड़ी आबादी किसी मातृभूमि का हिस्सा है, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और बंटवारे के समय जिन्होंने पाकिस्तान जाना नहीं चुना और जिसको उन्होंने अपना मुल्क समझा और उसको कंट्रीब्यूट किया, अगर वो जैसे किसी के निशाने हैं तो उनको ये महसूस होना चाहिए हिंदुस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है उनके साथ खड़ा है। नहीं तो हम एक ऐसे एलिनिएटेड सोसाइटी की तरफ चले जाएंगे जहां जैसे अविश्वास की खाई इतनी चौड़ी हो जाएगी कि उसकी तार्किक परिणति जैसा सिविल वार के रूप में हो सकती है। और बीजेपी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो चाहती ही है कि मुसलमान उत्पात करें, दक्षिण अलग हो जाए, फलाना अलग हो जाए, ढाका अलग हो जाए, अपना राज करने के लिए उनको अपना एक छोटा सा सेगमेंट मिल जाए जिसपे उनका अखंड राज रहे। जो और वैचारिक तौर पे जैसे जाहिर सी बात है कि बीजेपी को आप चुनौती दीजिएगा तो वो 7 तत्व में ब्राह्मणवादी और जैसे अपनी चेतना में जैसे दलित विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी और साथ साथ स्त्री विरोधी भी है। तो 18वीं थियोक्रेटिक स्टेट की बात आज की तारीख में कौन करता है? ये 18वीं शताब्दी की बात थी जब आप धर्म के आधार पर राज्य की स्थापना की बात किया करते थे। दुनिया कहां से कहां निकल गई, ये ठहरे हुए लोग हैं और जब इनकी उम्र ठहर गई है इनको औरंगजेब दिखाई पड़ेगा। जब आप आगे निकल जाइएगा तो आगे की चीजें दिखाई पड़ेगी। इतिहास औरंगजेब के जमाने में ही ठहरे हुए हैं और असल में इतिहास को वो खींच के वहीं ले जाना चाहते हैं। और इन्होंने ठीक तरीके से अपने धर्म ग्रंथों का भी पाठ नहीं किया है। जैसे कालिदास जो है सो वो रघुवंश में का लक्ष्मण जब सीता को छोड़ने जाते हैं तो उनके मुंह से कहलवाते हैं कि हे सौमित्र, हे लक्ष्मण, मेरे पति से जाके कहना कि यह मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के विपाक का फल है। लेकिन सीता ने ऐसा नहीं कहा था। सीता ने जो कहा था वो अरण्य के कोने में जैसे दब के रह गया और जिसको इतिहास में कान हुआ उसने इसको सुना। और जैसे कालिदास पहले भवभूति कह रहे थे कि मेरे पति से जाके कहना कि उसमें लोकोपवाद की भीरुता है, मैं पर आरूढ़ रहने की क्षमता नहीं। तो इस देश के आलोचनात्मक विवेक ने अपने अंदर इतना साहस पाया कि उसने ईश्वर तक से सवाल किया। और उसी देश में ही कहते हैं कि सवाल मत करो, इनके बाप का राज है। तो ये जो है सो अपनी संस्कृति को भी नहीं जानते हैं, अपने देश को भी नहीं जानते हैं, हिंदू धर्म के अंदर जो कुछ अच्छी बातें हैं उनको भी नहीं जानते हैं। इनको जैसे धर्म का इस्तेमाल सिर्फ अपनी राजनीति के लिए करना है और उसमें जैसे बहुत सारे बात क्या कहा था, उदार चेता नाम वसुधैव कुटुंबकम। मोदी जी बहुत नारा लगाते हैं, वसुधा आपके लिए कुटुंब है, लेकिन जैसे औरंगाबाद में संभल का मुसलमान आपके कुटुंब का हिस्सा नहीं है। वाह रे पाखंड! इस पाखंड की पराकाष्ठा का आप क्या कहिएगा? और कहते हैं कि अष्टादश पुराने सुव्यासस द्विवचनम पापाय पर पीड़नम परोपकाराय पुण्यम। मतलब जैसे परोपकार करना पुण्य का काम है और किसी को उत्पीड़ित करना जैसे पाप का काम है। तो इसी देश में कबीर पैदा हुए थे ना, और जिन्होंने जैसे शान के साथ उस जमाने में जैसे सबको कहा था। इसी देश के अंदर जैसे रघुवीर सहाय कविता लिखते हैं और कहते हैं कि फटा सुथन्ना पहने किसके गुण हरिचरना गाता है, जनगण मन अधिनायक में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है। जनगण मन अधिनायक में कौन भारत भाग्य विधाता। और नागार्जुन इसी देश में न कहते हैं कि किसकी जनवरी किसका अगस्त है, कौन यहाँ पस्त है, कौन यहाँ मस्त है, गिल्लो जी गिल्लो घरनी के छाती में कैठ को हाड़ है। तो ये देश इस तरीके से यात्रा करते आया। उस समय तो ये देश कमजोर नहीं कमजोर था। हम इतने ताकतवर थे कि दलाई लामा जब चाइना से चल के आए तो एक आजाद मुल्क ने जैसे अपने अंदर ये साहस पाया कि उन्होंने कहा कि भाई रहो, तुमको अगर उत्पीड़ित किया जा रहा है वहां, तो अगर दुनिया में एक ऐसा स्थान आप नहीं बना सके जिस स्थान को दुनिया की उत्पीड़ित मनुष्यता अपना घर समझ सके, तो काहे के देश की नैतिक श्रेष्ठता और काहे का देश। तो ये सब कुछ जो हमने अर्जित किया है इसको ये नष्ट करने की तैयारी में है। राहुल गांधी से इसलिए डरे हुए हैं कि राहुल गांधी जैसे 2 काम कर रहे हैं। एक काम तो वो कर रहे हैं कि गांधी की तरफ लौट रहे हैं, और गांधी हैं बड़ा सेकुलर और गांधी से इनको भय लगता है। और गांधी से भी ज्यादा ये भयाक्रांत हैं नेहरू की वैज्ञानिक चेतना और उनकी मॉडर्निटी से। नेहरू का जो वो
स्मार्टनेस है, उससे ये डरे हुए हैं। राहुल गांधी नरसिम्हा राव के जमाने में जैसे कारपोरेटिज्म की तरफ लौट गई थी कांग्रेस पार्टी, उसने दक्षिण का रास्ता अख्तियार कर लिया था। राहुल गांधी बड़ी मुद्दत के बाद जैसे वो नेहरू की तरफ लौट रहा है, गांधी की तरफ लौट रहा है, और गांधी और मुर्दा नेहरू जो दोनों गुजर गए हैं, वो जिंदा नेहरू और जिंदा गांधी की तरह जैसे उनके लिए खतरनाक है। और वो आदमी जैसे वहां से अपना सोर्स डिराइव करना चाहता है, तो बेसिक झंझट वहां है। अगर कांग्रेस वैसी ही होती कि जैसी कांग्रेस थी, तो शायद इनको उतना डर नहीं लगता। लेकिन वो कितना लौट पाएंगे, कितना लौट पाएंगे मुझको नहीं मालूम है, लेकिन वो जो उनका लौटने की कोशिश है वो चीजों के खिलाफ जा रही है, सांप्रदायिकता के खिलाफ भी जा रही है और कॉर्पोरेटिज्म के खिलाफ भी जा रही है। और यहाँ हो गया है कि कॉर्पोरेट और सांप्रदायिकता का गठजोड़ हो गया है। और जब भी आप जैसे एक्सेसिव जैसे एक्सप्लोरेशन करते हैं, जनता के रिजेंटमेंट को पैसिफाई करने के लिए आपको एक नशे की जरूरत पड़ती है। ये नशा जैसे नस्ली श्रेष्ठता का नशा भी हो सकता है, और ये नशा धर्म और उन्माद का नशा भी हो सकता है। तो राहुल गांधी अपने कोर पॉलिटिक्स में कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को समझते हैं। और कभी कभी जैसे उनकी बातों से इस बात का परिलक्षण होता है, इसीलिए वो पॉलिटिकली नहीं बल्कि जैसे आइडियोलॉजिकली भी उनके लिए चैलेंज बने हुए हैं, इसीलिए उनको राहुल गांधी से बहुत डर